देख सकते हो, दिस इज एंडोक्राइन, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, chapter 22, chemical coordination, class 11, biology. In complete our body, there are many glands which are shown in this image. In the brain part, we are having two, pineal and pituitary, but pituitary is hanged by the basal part of the forebrain called as hypothalamus. तो पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ है. इस डायग्राम में हाइपोथैलेमस नहीं दिया, बट हाइपोथैलेमस भी एंडोक्राइन मैकेनिज्म में, क्योंकि वो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन बनाता है, इन्वॉल्व होता है. उसके बाद पीनियल हो गया, पीनियल ग्लैंड इज शोन. देन थ्रोट रीजन में थायराइड और पैराथायराइड, दोनों थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं. पैनक्रियाज के पास हमको पता चला कि पैनक्रियाज में भी क्या है, ग्लैंड है. पैनक्रिया भी एंडोक्राइन की तरह काम करती है. देन किडनी, पीछे आप देख रहे हो किडनी बनी हुई है पैनक्रिया के जस्ट पीछे. तो किडनी के ऊपर भी ऐसे ट्राइंगुलर शेप दो ग्लैंड्स लिखे हुए हैं, रखे हुए हैं. एड्रिनल, यहाँ अलग से भी दिखा रखे हैं ट्राइंगुलर शेप के एड्रिनल ग्लैंड्स. देन यहाँ रिप्रोडक्टिव टिश्यूज के आसपास अगर फीमेल है तो ऊपर की तरफ उसमें ओवरीज रहेंगी, यहाँ पर ओवरीज दिखा रखी हैं. अगर मेल है तो फिर उनमें टेस्टीज रहेंगे. तो ये मेल और फीमेल की ग्लैंड है. क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? हाइपोथैलेमस की बात करें, यहाँ आप देख सकते हो ये पोर्शन पूरा हाइपोथैलेमस के लिए है. हाइपोथैलेमस यहाँ बता रखा है क्या क्या वर्क दिए हैं. टेम्परेचर कंट्रोल, वाटर बैलेंस, ईटिंग बिहेवियर, भूख लगना, प्यास लगना, समझ में आना. ये किसका काम है, ये कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस. क्लियर हुआ? ये तीन चीजें. अगर आपका क्वेश्चन आ जाए विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हंगर, तो क्या होगा? विच पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल विच विल मेक यू अंडरस्टैंड यू आर फीलिंग हंग्री? आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द आंसर? यस अक्स, वैशाली, व्हाट विल बी द आंसर? क्या मैम, एक बार और बोलना. मैम हाइपोथैलेमस. कौन सा पार्ट आपका आपके भूख और प्यास को कंट्रोल करता है, या भूख और प्यास लग रही है ये बताता है? कौन सा पार्ट है? यहाँ हमने देखा ना, हाइपोथैलेमस के तीनों तरफ ये लिखा हुआ है, देखो, कैन यू सी? टेम्परेचर कंट्रोल लिखा हुआ है नंबर 1. नंबर 2 डायग्राम में देखो वाटर बैलेंस लिखा है. नंबर 3 क्या लिखा है? ईटिंग बिहेवियर. कैन यू सी? टेम्परेचर कंट्रोल नंबर 1, नंबर 2 वाटर बैलेंस, नंबर 3 ईटिंग बिहेवियर. ये तीनों चीजें किसके वर्क है? हाइपोथैलेमस के. डायग्राम में दिख रहा है आपको? यस मैम. फिर ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम में यहाँ पर ब्रेन स्टेम मिड ब्रेन से शुरू हो रही है. उसमें यूरिनरी ब्लैडर का कंट्रोल दे रखा है, पॉन्स एरिया दे रखा है. सेकेंडरी रेस्पिरेटरी सेंटर यहाँ पर मेडुला पॉन्स के पास दे रखा है. ब्लड प्रेशर का कंट्रोल का सिस्टम दे रखा है. रेस्पिरेटरी सेंटर्स दे रखे हैं. तो ये इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज के लिए ब्रेन स्टेम भी रिस्पॉन्सिबल है. कौन है? ब्रेन स्टेम. मतलब ब्रेन स्टेम में 3 होते हैं. एक मिड ब्रेन, बताया मैंने आपको, ऊपर से उठती है ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन से उठती है. और मिड ब्रेन के बाद आ जाता है पॉन्स, इसमें सेकंड नंबर पे. थर्ड नंबर पे आ जाता है सेरिबेलम और मेडुला. ये दोनों पार्ट हिंड ब्रेन के, यानी हिंड ब्रेन आ जाता है. तो ये ब्रेन की स्टेम है. अगर ये ब्रेन पूरा एक पेड़ की तरह है तो ये इसकी क्या है? स्टेम है, जैसे पेड़ की स्टेम होती है. क्लियर हो रहा है? नाउ कमिंग टू दिस 2 टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स ये जो बनाते हैं, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन. पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स, आप पिट्यूटरी का साइज, पिट्यूटरी के प्लेस आप देख सकते हो. सेला टर्सिका नाम की कैविटी में, बोनी कैविटी में रहता है पिट्यूटरी. मार्बल साइज का छोटा सा होता है ये. न्यूरल मैकेनिज्म्स,
हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है इनको, एंड देन मिडल मैन की तरह काम करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। एंटीरियर पिट्यूटरी में TSH, ACTH, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये सब दे रखे हैं, ये सब रिलीज होते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन होता है। इज इट क्लियर? एंटीडायूरेटिक हार्मोन, रोल्स ऑफ पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। पिट्यूटरी हॉर्मोन्स के फंक्शंस दे रखे हैं और एक पिट्यूटरी हार्मोन क्या करता है। आई हैव टोल्ड यू कि आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड मेक दिस टेबल्स। आपके पास ये वो भी है, पावर पॉइंट भी है, उससे भी आप बना सकते हो। ओके, क्लियर? रोल ऑफ पिट्यूटरी हॉर्मोन्स, MSH, FSH, ऑक्सीटोसिन, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। पीनियल ग्लैंड बताया था। हेल्प इन मेंटेनिंग बायोलॉजिकल क्लॉक, ये बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है। इज इट क्लियर? यस मैम। देन थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड्स बताए हैं, फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स बताए हैं, रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट इज टोल्ड ओवर हियर। और थायराइड का काम बता रखा है कि पानी का भी बैलेंस बनाना, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बनाना बॉडी में, प्रोटीन्स और फैट का, कार्बोहाइड्रेट का बैलेंस बनाना बॉडी में। किसका काम है? थायराइड का काम है। बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करना भी किसका काम है? थायराइड हार्मोन का काम है। इज इट क्लियर? थायराइड डिसऑर्डर, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म से भी कल बताया था कैसे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है, बल्जिंग आईज हो जाती हैं। यहाँ पे पर्सन की आईज बहुत बल्ज की तरह से दिखा रखी हैं। यहाँ पर गोइटर दिखा रखा है, पूरा थायराइड ग्लैंड फूल गया है। आईज बंद, ज्यादा हाइपर होने पर तो बल्ज भी हो जाती हैं, हाइपो होने पर चुप सी भी जाती हैं। ठीक है, अजीब सा ही हो जाता है हाइपर और हाइपोथायरॉइड से। लो हार्मोन बने चाहे हाई बने। पैराथायरॉइड का कल देखा था, 4 होते हैं हर थायराइड लोब में। ये थायराइड के लोब कहलाते हैं। इन लोब्स में 2 हैं, तो टोटल 4 हो गए। एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन, और कैल्शियम आयंस का लेवल रेगुलेट करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर हुआ? PTH रेगुलेट्स अमाउंट ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम लेवल्स मैंने बताया था, कैल्शियम कम और ज्यादा होने से भी बॉडी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, मसल्स की और हार्ट की। बोन्स की तो होंगी ही, पर मसल्स और हार्ट में भी इसका असर जाता है, क्योंकि बोन्स तो सोर्स ही है हमारी बॉडी में कैल्शियम का। हम दूध पीते हैं, कैल्शियम की चीजें खाते हैं, तो क्या स्ट्रांग होता है हमारा? वो कैल्शियम जाके कहाँ यूज होगा? सब जगह यूज होगा। आपने मसल कॉन्ट्रैक्शन, आपने मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा है, उसमें कैल्शियम का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, बिना कैल्शियम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। समझ रहे हो? तो कैल्शियम इसीलिए जरूरी है, एंड उसका लेवल मेंटेन करना किसका काम है? पैराथायरॉइड हार्मोन का काम है। ये पैराथायरॉइड हार्मोन, पैराथायरॉइड ग्लैंड कैल्शियम लेवल्स को कंट्रोल करता है। क्या होता है एक्चुअली में? ये एक्टिवेट कब होता है? इट इज एक्टिवेटेड व्हेन द कैल्शियम लेवल्स, बॉडी में कैल्शियम लेवल ड्रॉप होने लगे। कैल्शियम लेवल के ड्रॉप होने पर ये कैल्सिटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, और वो कैल्सिटोनिन क्या करता है? कैल्शियम लेवल्स को बोन्स में से, कैल्सिटोनिन क्या करता है? बोन्स में से, जैसे हमारी बोन है, बोन में से कैल्शियम के लेवल को डीमिनरलाइज करने लगे। थोड़ा थोड़ा कैल्शियम बोन में से निकाल के ब्लड में डाल देता है। इस वजह से ब्लड में कैल्शियम का लेवल बोन से मैनेज किया जाता है। और अगर वहीं उल्टी तरफ, दूसरी तरफ रिवर्स हो,
कैल्शियम लेवल अब ज्यादा होने लगे बॉडी में, इतना यूज नहीं आ रहा, ज्यादा हो रहा है, वापस फिर किस में आ जाएगा, बोन्स में आ जाएगा वापस, इट विल बी एब्जॉर्ब्ड इन द बोन्स। तो इसको रेगुलेट करने का मेथड किसका हाथ में है, पीटीएच के हाथ में है। कितनी लेवल में बोन्स को डीमिनरलाइज करना है, ओस्टियोक्लास्ट सेल्स, दो तरीके के सेल्स हैं, ओस्टियोक्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट तो बोन ब्रेकिंग सेल्स होते हैं, ये बोन को ब्रेक करते हैं, ब्रेक इन द सेंस उनमें से थोड़ा थोड़ा कैल्शियम, ब्रेक ऐसे नहीं है कि फ्रैक्चर हो रहा है, दैट इज नॉट अ ब्रेकिंग बोन, दैट मीन्स वो बड़े टर्म में यूज होता है, एक्सटर्नल टर्म में। बोन ब्रेकिंग का मतलब, बोन ब्रेकिंग सेल्स मतलब बोन को पिघलाने वाले, बोन का जो कैल्शियम रिलीज करवाने वाले सेल्स हैं, उनको एक्टिवेट कर देता है पीटीएच हार्मोन। उनको ब्रेक करने के बाद ब्लड का जो कैल्शियम ड्रॉप हो रहा होता है वो हाई हो जाता है एकदम से, इट गेट्स इंक्रीज। क्लियर हुआ? और एक और सेल्स होते ओस्टियोब्लास्ट, ये बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, ये अपने आप ही नेचर में ऑन रहते हैं, नेचुरली ये ऑन रहते हैं बोन बनाने के लिए। तो इस वजह से जब पैराथायरॉइड हार्मोन नहीं रिलीज हो रहा होता, जब ऑलरेडी ब्लड में खूब आराम से कैल्शियम है, हम कैल्शियम की चीजें खा भी रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं, तो क्या होता है, ब्लड में आराम से कैल्शियम होता है, तो बोन हमेशा हमारी स्ट्रांग बनी रहती हैं। इसीलिए बोलते हैं कि कैल्शियम की चीजें खाते रहने चाहिए, कैल्शियम लेवल्स मेंटेन करके रखने चाहिए बॉडी में। क्लियर हुआ? अब थाइमस ग्लैंड की बात हमने कर ली थी, कल बताया था कि ये एक बायलोब जैसा स्ट्रक्चर का स्टर्नम के जस्ट नीचे ही होता है, और इसका यहाँ पर जो दिखा रखा है इसके अंदर थाइमस इसे बोला है, और थाइमोसिन नाम का ये हार्मोन रिलीज करता है। और ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके अंदर टी सेल्स डेवलप होते हैं, कल बताया था टी लिम्फोसाइट्स, पर्टिकुलर तरीके के ये क्या है, WBCs हैं जो टी लिम्फोसाइट्स कहलाते हैं, और इनकी वजह से सेलुलर इम्यूनिटी होती है बॉडी में। बॉडी में दो तरीके की इम्यूनिटी है, एक ह्यूमोरल, ह्यूमोरल मतलब बॉडी के ह्यूमर्स में प्रेजेंट, ह्यूमर मतलब होता है बॉडी के टर्म्स में लिक्विड, और ब्लड का, हमारा लिक्विड क्या है, ब्लड है, हमारी बॉडी का लिक्विड क्या है, मेन लिक्विड जो हमें जिंदा रख रहा है, ब्लड। ठीक है, तो ब्लड में एंटीबॉडीज, आपको अभी भी टाइम ऐसा चल रहा है कोरोना वगैरह का, जब एंटीबॉडीज की बात बहुत की थी। एंटीबॉडीज एक ऐसी चीजें हैं जो कि प्लाज्मा में रहती हैं, ब्लड के प्लाज्मा में। तो एक इम्यूनिटी तो हमें इनसे मिलती है जो ऑलरेडी फ्लोटिंग फॉर्म में एंटीबॉडीज बनती हैं, और इनको बनाने वाले सेल तो बी सेल्स कहलाते हैं, बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो ये दो तरीके की इम्यूनिटी इसी बेसिस पे है, एक बी लिम्फोसाइट से आने वाली इम्यूनिटी है जो एंटीबॉडी मीडिएटेड, और जो ह्यूमरल होती है, क्या होती है, ह्यूमोरल मतलब लिक्विड वाली, प्लाज्मा वाली, प्लाज्मा थेरेपी। इसीलिए क्या बोला था कि जिनको ऑलरेडी कोविड हो गया था और वो मतलब उससे किसी ना किसी तरीके से बच गए, रिकवर कर लिया उन्होंने, तो उनके प्लाज्मा में क्या बन गई थी, उनके लिए खूब सारी एंटीबॉडी बन गई थी कोविड के लिए। तो उसके बाद उनके प्लाज्मा को लेकर नॉन ऐसे पर्सन जिनको नहीं हुआ है उनके अंदर थेरेपी करी थी, या जिनको ऐसा था कि चांसेस हैं कोविड होने के, उनको वो प्लाज्मा चढ़ाया गया था, तो उसकी वजह से उनकी बॉडी में भी पैसिव इम्यूनिटी आ गई। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी तो बी सेल से रिलेटेड होती है, वो थाइमस से रिलेटेड नहीं है, बट कॉन्सेप्ट क्योंकि आपस में दो ही तरह की इम्यूनिटी होती है, इसीलिए यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बताया। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इम्यूनिटी, जिसमें से बी इम्यूनिटी इज बी सेल इम्यूनिटी इज रिलेटेड टू बोन मैरो। ये बोन मैरो में ही मैच्योर हो जाते हैं, जो बी सेल्स होते हैं वो बोन मैरो में बनते हैं, बोन मैरो में ही मैच्योर हो जाते हैं, उनका काम थाइमस में नहीं है। बट टी सेल्स ऐसे होते हैं, जो दूसरे सेल्स हैं टी सेल्स, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देते हैं, जो सेकंड तरह की इम्यूनिटी है, सेल मीडिएटेड मतलब सेल से मिलने वाली। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है टी लिम्फोसाइट से मिलने वाली, एंड उसको मैच्योर होने के लिए, टी सेल्स को प्रॉपरली वर्किंग बनने के लिए, वर्क वो तभी कर सकते हैं अगर वो थाइमस में आके क्या हुए हैं, मैच्योर।
तो टी नेम भी यहाँ पर थाइमस लिम्फोसाइट से ही आया है, टी लिम्फोसाइट्स। और थाइमस का रोल इसी में है, इट इज इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, बिकॉज थाइमोसिन जो ये थाइमस रिलीज करता है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यानी टी लिम्फोसाइट की इम्यूनिटी बनाता है। टी लिम्फोसाइट से बनने वाली इम्यूनिटी वो बनाता है, सेल मीडिएटेड। क्लियर हुआ? यस मैम। तो नाउ एड्रिनल ग्लैंड के बारे में भी कल हमने डिस्कशन कर लिया था। यहाँ पर हम देख रहे हैं ट्राइंगुलर शेप का ग्लैंड है और ये दोनों किडनीज पे लोकेटेड है, सप्लाइड है ब्लड वेसल से, और इसके भी कॉर्टेक्स और मेडुला रीजन्स होते हैं। लेफ्ट और राइट एड्रिनल ग्लैंड्स हैं। इसके बारे में हमने देखा था कि 3 में और अंदर से भी डिवाइडेड होता है और 2 तरीके के मेजर हॉर्मोन्स बनाता है, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। कल हमने देखा था 2 तरीके के कॉर्टिकॉइड्स बनाता है, मिनरलो एंड ग्लूको, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और इसके साथ ये क्या और बनाता है? एंड्रोजन्स। तीसरा जो बनाता है वो बनाता है एंड्रोजन्स, थोड़े बहुत एंड्रोजन्स बनाता है ये, यानी मेल हॉर्मोन्स बनाता है, इरिस्पेक्टिव ये कौन से उसमें है, इंडिविजुअल में है। फीमेल में भी एड्रिनल ग्लैंड तो सब में रहेगा क्योंकि फीमेल में और मेल्स में दोनों में होता है ये, थोड़े अमाउंट में एंड्रोजन्स ये भी बनाता है। एंड देन एड्रिनल ग्लैंड 2 में डिवाइड, एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल कॉर्टेक्स। एंड एड्रिनल मेडुला के जो हार्मोन है वो है एड्रेनलिन और एपिन। ये एड्रिनल मेडुला जो है ये स्ट्रेस से रिलेटेड है। कॉर्टेक्स जो मैं बता रही थी, 3 हॉर्मोन्स अभी जो बताए, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, वो किसके हैं? वो कॉर्टेक्स के हैं, दैट इज रिलेटेड टू कॉर्टेक्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और एंड्रोजन्स। ठीक है, ये तो कॉर्टेक्स के हार्मोन है। बट मेडुला के हार्मोन क्या है? स्ट्रेस हार्मोन्स। जितने भी स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो एड्रिनल मेडुला को एक्टिवेट करते हैं। और एड्रिनल मेडुला क्या करता है? स्ट्रेसफुल सिचुएशन में इमरजेंसी हार्मोन्स रिलीज करता है, जिससे हार्ट बीट तेज होती हैं, पीपल डायलेट होते हैं, अलर्टनेस बढ़ती है, पाइलो इरेक्शन मतलब रोंगटे खड़े होते हैं। ऐसे फाइट और फ्लाइट सिचुएशंस को मेडुला कोप करने के लिए हार्मोन्स बनाता है। क्लियर हुआ? ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 पार्ट से, एंड्रोजन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरल कॉर्टिकॉइड बनाने के। ये फंक्शन ऑफ मेडुलर कॉर्टेक्स बताया था कल कनेक्ट करके। ठीक है, किस तरीके से एड्रिनल हार्मोन की सिग्नलिंग होगी, कैसे वो एक्टिवेट होगा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म स्ट्रेस के लिए। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस मैंने बोला था कि स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू गाइडेड होगा, और लॉन्ग टर्म स्ट्रेस कैसा होगा? इट विल बी गाइडेड थ्रू द ब्लड लॉन्ग टर्म स्ट्रेस रिस्पॉन्स। क्लियर? पैनक्रियास की बात यहाँ पर कही हुई है। उससे पहले, पैनक्रियास को समझने से पहले आई वांट के मैं एड्रिनल को एक और बार गूगल से बताऊं। ठीक है, ये पीपीटी तो ठीक है, पर इसमें हमारा एनसीईआरटी का भी हमें पता चलना चाहिए कि व्हाट इज देयर। I want to share NCERT PDF of chapter 12 नहीं 22 class 11 biology. Are you able to see this screen? Is it shared with you as well? Is it shared with you? नो मैम पीपीटी दिख रही है अभी तो। अच्छा, पीपीटी दिख रही है, दैट्स व्हाट। कभी कभी यही होता है, हमें ये शेयरिंग नहीं करता जूम और फिर हमारा वही चलता रहता है। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं एड्रिनल, ये बात यहाँ से भी क्लियर करेंगे हम एड्रिनल की। वहां पर एक थर्ड जोन का नाम नहीं था मेंशन, स्लाइड में मेंशन नहीं था।
बस हमें अपना एनसीईआरटी तो करना ही है, चाहे हम पीपीटी से करें चाहे हम कैसे करें, जो अदर वो सेकेंडरी है, पर मेन क्या है, एनसीईआरटी। क्लियर? Yes, ma'am. से पढ़ना है आपको। आई वांट यहीं से पढ़ो आप, एनसीईआरटी से, थायराइड से, पीनियत से, क्योंकि हाइपोथैलेमस हमारा हो गया था। यू कैन रीड फ्रॉम pituitary, you can read from pituitary. Read it. Are you able to read? Ma'am, 1 second. Okay. We will be able to do this through NCERT. Yes, ma'am. Okay. The pituitary gland. The pituitary gland is located in bony cavity called sella turcica and is attached to hypothalamus by a stack. It divides anatomically into an adenohypophysis and a Hypophysis and neurohypophysis. neurohypophysis. तो यानी कि जो स्टॉक है हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस एक पिट्यूटरी से एक स्टॉक के थ्रू, यानी इस कनेक्टर के थ्रू कनेक्टेड, उसी कनेक्टर के थ्रू ये कनेक्टेड है। ठीक है? और एनाटॉमिकली जो पिट्यूटरी है वो भी दो में बटा हुआ है। इसकी बात हो रही है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ही बोला गया है। किसको बताया है इन्होंने? एंटीरियर को बताया एडिनो, एंटीरियर पिट्यूटरी इज कॉल्ड एडिनोहाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज कॉल्ड न्यूरोहाइपोफाइसिस। व्हाई? बिकॉज न्यूरॉन्स यहाँ तक आ सकती हैं पोस्टीरियर से, तो पोस्टीरियर का अदर नेम है ये, न्यूरोहाइपोफाइसिस इज द अदर नेम ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। बायोलॉजिकल, क्योंकि बायोलॉजिकल नेम थोड़े से कनेक्टेड होते टर्म्स से। अब ये हाइपोफाइसिस क्यों बोला? बिकॉज ऑफ हाइपोथैलेमस का ही एक्सटेंशन हुआ है आगे की तरफ और पीछे की तरफ। क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. अच्छा, तो अब बताइए, आगे पढ़िए। एडिनोहाइपोफाइसिस इज हैविंग टू Adenohypophysis consists of two पोर्शंस, parts, details and parts intermediate. The इंटरमीडिएट। parts अब details इसमें दो पार्ट हो गए, एडिनो वाले में भी दो पार्ट है, यानी कि सबसे आगे वाला इज पार्स डिस्टेलिस एंड मिड, distals. जिस थोड़ा सा ब्राउनिश दिखा रखा है, ये मिडल वाला, मिडल जोन भी तो होगा। इंटरमीडिया, इसको बोलेंगे इंटरमीडिया, डिस्टेलिस एंड इंटरमीडिया। ये यहाँ पर बांटने इसीलिए जरूरी है ना, क्योंकि इन दोनों के अलग हार्मोन है। डिस्टेलिस का अलग हार्मोन्स है, इंटरमीडिया के अलग हार्मोन्स हैं, और जो पोस्टीरियर न्यूरोहाइपोफाइसिस बचता है पोस्टीरियर, उसके अलग हार्मोन। 3 सेट ऑफ हार्मोन्स हैं। कितने हैं? 3 सेट। 3. सबसे आगे वाले के, मिडल वाले के और सबसे पीछे वाले के। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. रीड करो, अब आगे रीड करो। The pars distalis region of pituitary, commonly called anterior pituitary, produce growth hormones GH, prolactin, PRL, thyroid-stimulating hormones TSH, adrenocorticotropic hormones ACTH, luteinizing hormone LH, and follic stimulating hormone FSH. Pars intermediate secreting only one hormone called melanocyte stimulating hormone MSH. However, in human, the pars intermediate is almost mirrored with pars distalis. Neurohypothalamus, pars neurovo, also called as posterior pituitary. Stones store and release two hormones called oxytocin and vasopressin. वैसोप्रेसिन का नाम तो हमने किडनी वाले में भी, आप याद करो, वैसोप्रेसिन तो हमने किडनी वाले में नहीं पढ़ा था।
Yes, ma'am. वेसल्स को जो प्रेस करता है, मैंने बोला था ये वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में क्या करता है, ब्लड प्रेशर हाई, क्योंकि ब्लड वेसल्स को क्या कर रहा था, कॉन्स्ट्रिक्ट करवा रहा था। वैसोप्रेसिन है तो किसका, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दो हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। तो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है ये किसके, ब्लड वेसल्स को, किडनी के ब्लड वेसल्स को, ठीक है, तो वैसोप्रेसिन होता है। अब इसमें हमने देखा टाइप्स ऑफ हार्मोन्स जो हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के, वो ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल। तो कुल मिला के कितने हुए हैं ये, इनको काउंट अगर हम करें तो जीएच हो गया 1 ग्रोथ हार्मोन, पीआरएल हो गया 2nd, थायराइड स्टिमुलेटिंग हो गया 3rd, एडेनोकॉर्टिको 4th, ल्यूटिनाइजिंग हो गया 5th, 6th हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। तो 6 बन गए, 6 बन गए, 1 2 3 4 इधर और 2 इधर, तो ये कितने हो गए, 6 हार्मोन्स किसके हैं, पार्स डिस्टालिस रीजन के, सबसे फ्रंट वाले के, एंटीरियर पिट्यूटरी के भी फ्रंट वाले रीजन के 6 है। और अगर हम इस पे आए पार्स इंटरमीडिया, मतलब मिडल वाला, बीच का, यहाँ पे जो बीच का जोन मैंने बोला, यहाँ पे एक बीच का भी जोन होगा, वो MSH कर रहा है। वो कौन सा रिलीज कर रहा है, वो सिंगल हार्मोन रिलीज कर रहा है, सिंगल MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसका मैंने बताया था कि इट इज स्टिमुलेटिंग मेलानोसाइट सेल्स। मेलानोसाइट सेल्स कहाँ पर लोकेटेड है, वेयर आर दे लोकेटेड, in the skin, it is located in the skin, is it clear? तो स्किन में ये मेलानिन बनाते हैं, मेलानोसाइट क्या बनाते हैं स्किन में, मेलानिन, तो मेलानिन प्रोड्यूस होती है। एंड लास्ट जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है, यहाँ पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट न्यूरोहाइपोफाइसिस जो होता है, ये 2 ही हार्मोन रिलीज करता है, कितने करता है, 2। तो क्या हो गए इसके दोनों हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, क्या हो गए, वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। क्लियर हुआ? यस मैम। तो टोटल हार्मोन्स कितने हुए पिट्यूटरी के, एंटीरियर के फर्स्ट पार्ट से कितने बने, 6, मिडल से कितने बने, 1, और लास्ट वाले से कितने बने हैं, 2। तो टोटल कितने आ गए, 6, 7, 8 और 9, 9 हार्मोन्स हो गए इससे पूरे। क्लियर हुआ? यस मैम। ये याद होना चाहिए हमको, और इसकी टेबल बनानी है हमको। आगे पढ़ेंगे हम अब ओवर सिक्रीशन ऑफ जीएच। यहां से पढ़ो, ज्यादा अगर जीएच रिलीज हो जाए तो बॉडी में क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल ग्रोथ। ओवर सिक्रीशन ऑफ, पढ़ो, Over-secretion of GH stimulates abdominal growth of the body, leading to gynetism, and low secretion of GH result in stunted growth, resulting in pituitary dwarfism. Excess secretion of growth hormone in adults, especially in middle age, can result in severe disfigurement, especially of the face, called acromegaly, which may lead to serious complication and premature death of unchecked. The disease is hard to diagnose in the early stage and often goes undetected for many years until changes in external features becomes noticeable. ओके। सो इसमें क्या बताया हुआ है कि जीएच अगर ओवर सिक्रीट हो गया तो बॉडी एबनॉर्मली ग्रो हो जाएगी और इसको जायंट बन जाएगा, और इंसान क्या बन जाएगा, बहुत ज्यादा विशाल काय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विशाल बहुत बन जाएगा। एंड लो सिक्रीशन अगर जीएच का हो गया, बहुत कम सिक्रीट, तो बौना सा रह जाएगा, स्टंटेड रह जाएगा। इसको पिट्यूटरी डॉर्फिज्म भी कहते हैं, पिट्यूटरी की वजह से होने वाली डॉर्फिज्म। प्रोलैक्टिन रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, एंड प्रोलैक्टिन का नेक्स्ट का बताने लग गए फिर ये
इसका रोल क्या है? मेमोरी ग्लैंड में मिल्क बनाना। जब डिलीवरी हो जाती है तो मदर को मिल्क जो आता है वो प्रोलैक्टिन की वजह से आ पाता है। TSH स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस ऑफ सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। थायराइड हार्मोन्स का रिलीज करता है कंट्रोल TSH, थायराइड ग्लैंड से निकलवाता है थायराइड के हार्मोन्स को TSH, एंड ACTH stimulate the synthesis and the secretion of steroid hormones called glucocorticoids from adrenal cortex. ACTH synthesize कराता है steroid hormones called glucocorticoids from the adrenal cortex. LH and FSH stimulate करते हैं gonadal activity को and called gonadotrophins. In males, LH stimulate the synthesis of secretion of hormones called androgens from the testes. In males, FSH androgen regulates spermatogenesis. In females, LH induces ovulation. Fully mature follicle, Graafian follicle, maintain the corpus luteum for the remnants of the Graafian follicles. And oxytocin, smooth muscles of our body, stimulates contraction in female stimulus, venous contractions. And vasopressin लास्ट में आ गया। इसमें मेरे को इस पैराग्राफ में तुम जो पढ़ रही थी वो नहीं मिला। एक्रोमेगाली, you were reading acromegaly. Were you reading from your book? And it Yes, is ma'am. revised edition. Excess secretion of growth hormone in adult, especially in middle age, can result in disfigurement, especially of the face, called acromegaly. Yes. So there is this portion which is added, I think, in the new edition of the book. Acromegaly होता है, सही है वो। अगर एडल्ट में, एडल्ट लेवल पे आकर अगर ग्रोथ हार्मोन का एकदम से इरप्शन हो जाए तो जो पर्सन है वो अजीब सा हो जाता है, मतलब फेस वगैरह उसके अलग हो जाते हैं, उसकी बॉडी अलग से होने लगती है। कैन यू सी द इमेजेस? जॉ वगैरह उसके अलग होने, डिसफिगरमेंट, फेस डिसफिगरमेंट से पता चलता है ये। कैन यू सी? Yes, ma'am. फेस, हैंड्स, ये सब अगर बड़े साइज में आकर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज हो तो इस टाइप से हो जाता है। एक्रोमेगाली के सिम्टम्स हो गए, ग्रोथ हार्मोन का रिलीज है ये, ठीक है। Okay. देन इसके आगे तो बाकी हार्मोन्स के मैंने डिस्कस बता दिए कि एंड्रोजन्स का रोल है यहाँ पर, जो हमने अभी बोल्ड कर रखा है। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स हैं, ये मेल्स और फीमेल्स दोनों में बराबर आते हैं, LH और FSH, क्योंकि ये दोनों हार्मोन्स हैं। पिट्यूटरी तो सब में ही है। तो पिट्यूटरी ने क्या रिलीज करने हैं? गोनेडोट्रोपिन्स, जो दो तरीके के हैं पिट्यूटरी के गोनेडोट्रोपिन्स, कौन से? LH एंड FSH। तो पिट्यूटरी के गोनेडोट्रोपिन LH और FSH का रोल होता है मेल्स में अलग, वो टेस्टिस पे एक्ट करते हैं LH और FSH आकर दोनों, और फीमेल्स में ये ओवरीज पे एक्ट करते हैं। तो मेल्स में तो ये एंड्रोजन को बनाएंगे। एंड्रोजन कौन सा है? टेस्टिस खुद भी एक हार्मोन बनाती है। एंड्रोजन का मतलब टेस्टिस के हार्मोन की बात हो रही है। टेस्टिस का हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। तो मतलब टेस्टिस में आकर FSH और LH का ये भी काम होगा कि टेस्टोस्टेरोन को बनाना। क्या करवाएगा वो? टेस्टोस्टेरोन बनाएगा। और फीमेल में आकर वो फीमेल हार्मोन्स बनवाएगी, ग्राफिन फॉलिकल्स। FSH stimulates the development of ovarian follicles. MSH act on the melanocyte stimulating, MSH जो मिडिल लोब का है वो melanocyte stimulating हार्मोन को एक्टिवेट करेगा। एंड पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, ये स्किन की पिगमेंटेशन करता है, फेयर या उसको डार्क करता है। फीमेल्स में स्टिमुलस कॉन्ट्रैक्शन करवाना यूट्रस के में, ताकि जो बेबी है वो रिलीज हो सके एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, डिलीवरी के वक्त, और मिल्क भी रिलीज हो सके। ये किसका काम है? ये ऑक्सीटोसिन का काम है। ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल्स पे एक्ट करता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के लिए स्मूथ मसल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। तो वो ऑक्सीटोसिन की वजह से ही रिलीज होती हैं। वैसोप्रेसिन एक्ट एज मेनली एज द किडनी। वैसोप्रेसिन में से एक ऐसा हार्मोन है जो किडनी के ऊपर एक्ट करता है। इट इज एक्टिंग ऑन द किडनी। इज इट क्लियर? Yes, ma'am.
ये ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम करके उसको यहाँ पे ब्लड प्रेशर सही रखता है। आगे पढ़ना है हमें पीनियल ग्लैंड के बारे में, रीड करो इसे। The pineal gland is located on the dorsal side of the forebrain. Pineal secretes a hormone called melatonin. Melatonin plays a very important role in the regulation of a 24 hours diurnal rhythm of our body. For example, it helps in maintaining the normal rhythms of sleep, work cycle, body temperature. In addition, melatonin also influence metabolism, pigmentation, the maturation cycle, as well as our defense capability. यहाँ पर आपको पीनियल ग्लैंड के बारे में बताया हुआ है। पीनियल ग्लैंड डोर्सल साइड में लोकेटेड है फोरब्रेन में, एंड पीनियल सिक्रेट करता है एक हार्मोन मेलाटोनिन। ठीक है, मेलाटोनिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेगुलेशन ऑफ 24 आवर्स डायurnal रिदम ऑफ आवर बॉडी। बॉडी में 24 आवर्स की हमारी जो स्लीप वेक साइकिल है उसको मेंटेन करना डायurnal रिदम बोलते हैं उसको। 24 आवर की हमारी एक रिदम होती है कि नहीं होती है? आप जब सोते हो रात को, अगर आप पर्टिकुलर टाइम पे सोते हो, आप बहुत फिक्स्ड हो कि आपको 10 बजे नींद आएगी ही आएगी, तो अगर आप कोशिश करो कि कोई आपको कहे कि जल्दी से सो जाओ, 8 बजे सो जाओ, तो आपको ऐसे नींद आ जाएगी 8 बजे? नहीं आ पाएगी। और अगर कोई सुबह उठाए जल्दी, एकदम से आदत बन जाती है कि सुबह जल्दी उठने की? तो इसीलिए उसकी भी आदत डालनी पड़ती है। तो एक रिदम मेंटेन होती है बॉडी में, और ये कौन मेंटेन करता है? पीनियल ग्लैंड, क्योंकि ये बॉडी के नॉर्मल रिदम्स को ये क्या करता रहता है? सेट करता रहता है। इट कीप्स ऑन सेटिंग दिस बॉडी रिदम्स। ठीक है, बॉडी रिदम्स को सेट करता रहता है। मेलाटोनिन इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन। कितना हम लोग बाहर एक्सपोज में रहे लाइट में, कितना हम लोग घर के अंदर रहे, उसको देखता है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। हमारी इम्यूनिटी को भी कंट्रोल करता है। पीनियल ग्लैंड बहुत सारी चीजें करता है। इज इट क्लियर? यस मैम। जैसे हम बोलते हैं मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, उससे बहुत बॉडी की हमारी प्रॉब्लम ठीक होती है। एक्चुअली में वो पीनियल ग्लैंड के ऊपर ही ध्यान लगाने को बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज ये क्या कर रहा है? बॉडी को बहुत ज्यादा फाइन ट्यून कर रहा है, हमारी स्लीप को अच्छा रख रहा है, हमारे नॉर्मल टेम्परेचर को रख रहा है, हमारे मेटाबॉलिज्म यानी खाना के पचाने वगैरह में हमारी स्किन को अच्छा रख रहा है, हमारी रिप्रोडक्टिव साइकिल्स को, हमारी इम्यूनिटी, सभी के ऊपर ये गाइड कर रहा है। तो इसीलिए बोलते हैं पीनियल ग्लैंड के लिए अच्छी स्लीप लेना, और ये खुद ही ट्यून होता है अगर हम लाइफस्टाइल अच्छा रखते हैं। इफ वी कीप आवर लाइफस्टाइल हेल्दी, हम अपनी आदतें डालते हैं अच्छे टाइम पे सोने की, अच्छे टाइम पे उठने की, प्रॉपर अच्छे से वर्क करने की, तो वो अपने आप ही वो उसको क्या मिलता रहता है? गाइडिंग मिलता रहता है। क्लियर? यस मैम। तो इसके बाद अभी थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड हम कल पढ़ेंगे। एनसीईआरटी से भी हम लोग इनको एक एक साथ क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, ओके मैम। में तो बुलेट पॉइंट्स दिए हैं, बट वी शुड हैव अ नॉलेज ऑफ एनसीईआरटी एज वेल। यस। So with this, I am ending this session here. Okay ma'am. Good morning ma'am. Good morning. Bye.